चलिए, तो किसी कारण से कट गया था। पार्ट नंबर 2 में आपका स्वागत है। उसी का पार्ट नंबर 2 है। चल आगे बढ़ते रहिए। कह रहा है, देखिए, कह रहा है कि इस क्रियाकलाप में हमने देखा कि जल तने में ऊपर की ओर चढ़ता है। जल जो है किसी भी तना को लीजिए तो जल क्या होता है, ऊपर की ओर चढ़ता है। अर्थात तना जल का संवहन करता है, यानी कि जल को क्या करता है, सोखता है। तना जो जल का सोखता है, जल को क्या करता है, सोखता है। लाल स्याही की भांति जल में भी विलीन खनिज जल के साथ तने में ऊपर पहुंचते हैं। यानी कि लाल स्याही जिस तरीक़ा से ऊपर चढ़ रहा था ना, जिस तरीक़े से तना में ऊपर चढ़ रहा था, उसी प्रकार से जब आप पेड़ में पानी देते हैं तो कहते हैं कि पनिया पेड़वा पी गया। अरे पनिया पेड़वा नहीं पीता है, ओकर अगल बगल में पानी जो कि जबर हुआ होता है और धीरे धीरे पानी के जूम करता, धीरे धीरे सो करके कहाँ पहुँच जाता है, ऊपर पहुँच जाता है। समझें। नारियल के पेड़ में देखे होंगे आप कि नारियल के कहाँ रहता है, फल ऊपर, और पानी नीचे सो कर ऊपर ले जाता है। तो तना क्या करता है, पानी को शोषित करता है और फल में ले आकर जबर कर देता है। इसीलिए यह जो लाल रंग भी है तो ऊपर क्या हो रहा है, ऊपर की ओर सरक रहा है, चढ़ रहा है। अगला कह रहा है, अब आइए पत्ती पर। कह रहा है कि अपने आसपास के पौधों की पत्तियों को देखकर अपनी नोटबुक में चित्र बनाइए। आसपास की जो पत्ती है उसको देख करके क्या कह रहा है कि चित्र बनाइए। जैसे क्या इन सभी की आकृति आकार एवं रंग एक जैसा होता है? इन सभी का जो आकृति और आकार एक जैसा होता है? तो एक जैसा नहीं होता है। इसे कैसे हो जाएगा? यह तना के किस प्रकार से जुड़ा है? पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तना से जुड़ा होता है उसे कहते हैं पर्णवृंत। पर्णवृंत क्या बोलते हैं उसको? पर्णवृंत। जैसे ध्यान दीजिए, जैसे हम कहाँ दिखाएं जी आपको, देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक तना है, अब यहाँ से निकला इसको पत्ती, कुछ इस तरीक़ा से पत्ती निकलता है। समझें, कुछ इस तरह से पत्ती मान लीजिए कि निकला, तो यहाँ वाला जो मेन जंक्शनवा है ना, इसको बोलेंगे पर्णवृंत। पर्णवृंत बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे? पर्णवृंत। अब ध्यान दीजिए, पत्ती के चपटे हरे फलक को, पत्ती के चपटे हरे भाग को क्या कहते हैं? फलक कहते हैं। चपटा जो होता है ना पत्ती के, जिसके ऊपर यानी कि जिसको पे कुछ रखता है उसको बोलते हैं फलक। अगला कह रहा है कि क्या आप अपने आसपास के पौधे के इन पत्तियों के भागों को पहचान कर सकते हैं कि क्या सभी पत्तियां में पर्णवृंत होती है? देखो, इसको बोलते हैं पर्णवृंत। पत्ती में तो दिखाया, देखो, इसको क्या बोलते हैं? पर्णवृंत। जो डंठल वाला तो निकल रहता है ना, उसको बोलते हैं पर्णवृंत। और पत्ती का पटल ऊपर वाला है, पूरा ये ऊपर लग गया है, पटल इसको बोलते हैं। फलक जिसको चपटा भाग रहता है उसको क्या बोलते हैं? फलक। कह रहा है, आइए उतनी क्रियाकलाप करते हैं। कह रहा है कि पत्ती के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए इसकी छाप लेते हैं। छाप कहाँ लेना है? तो कागज़ पर। यदि आप सोचते हैं कि पत्ती विशेष छाप नहीं छोड़ सकती है तो यह क्रियाकलाप पूर्ण विचार करने पर आपको मजबूर कर देगी कि छाप छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है। ऐसे देखो, यहाँ पे कह रहा है कि एक पत्ती को एक सफ़ेद कागज़, क्या करना है कि एक पत्ती को एक सफ़ेद कागज़ अथवा अपनी कॉपी के पन्ने के नीचे रखिए। पन्ना लेना है और पत्ती के नीचे रख देना है आपको, जैसे जिस तरीक़ा से यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है ना, उसी तरीक़ा से नीचे रख दीजिए और उसको ऐसे तरीके से दबा करके पकड़े रखें। अपनी पेंसिल को तिरछा पकड़िए। पेंसिलवा के तिरछा पकड़ना है ना, मतलब कि थोड़ा तिरछा करके पकड़ना है पेंसिल के। इसकी नोक से कागज़ के उस भाग को जिसके नीचे पत्ती है, जिसके नीचे पत्तियाँ रखे हैं ना, पत्ती धीरे धीरे रगड़िए। अरे जिस तरीक़ा से पैसा तो नहीं रगड़ता था, वैसे ही रख के धीरे धीरे रगड़ना है। क्या आपको कुछ रेखाओं के साथ छाप दिखाई देती है? हाँ भैया, अवश्य दिखाई देगा। कुछ रेखा के साथ छाप इसको में मिलेगा ही मिलेगा, इसमें दो नाम नहीं है। कुछ छाप के साथ रेखा आपको इसमें देखने के लिए अवश्य मिलेगा। अगला कह रहा है
कि क्या यह छाप पत्ती की तरह है? तो हाँ भैया, ये पत्ती की तरह ही मिलेगा, क्योंकि पत्ती के बनाए तो पत्ती की तरह ही नहीं मिलेगा। पत्ती की इन रेखा संरचना को क्या कहेंगे? सिरा। यानी कि जो छाप आपको उस कागज पर दिखाई देगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सिरा। क्या बोलेंगे? सिरा। क्या आपको पत्ती के मध्य में मोटा एक सिरा दिखाई देता है? मोटा सिरा, इसे मध्य सिरा कहते हैं। जो मोटा सिरा है उसको क्या बोलेंगे? मध्य सिरा कहेंगे। और जो पतला उसको वजह छाप पड़ा है उसको हम बोलेंगे क्या? उसको हम बोलेंगे सिरा। उसको क्या बोलेंगे? सिरा। और बीच वाला जो भाग मोटका है जो पार कर ले रहता है उसको बोलेंगे मध्य सिरा। अगला कह रहा है कि पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सिरा विन्यास। जो भी डिजाइन पूरा बना है ना, जैसे कि मेन जो मान लीजिए कि पत्ती ये हो गया, एगो जो बीच मध्य से पार किया रहता है उसको क्या बोलेंगे? सिरा। और जो इसे इन्हें से जुड़ा हुआ है, जो बीच वाला पार किया है मोटका, ये वाला मोटका डणीरवा, इसको बोलेंगे मध्य सिरा। इसको बोलेंगे मध्य सिरा। छोटका जिससे पार किया हुआ है उसको बोलेंगे सिरा। और सब को जोड़ देंगे ने, इसको क्या करेंगे? सबको एक में जोड़ देंगे। कहने गया बने लेते ले भुला गए। इसको सबको क्या करना है? एक में इसे यदि सब था ना, इसको इसी से जोड़ देंगे तो ये बुलाएगा सिरा विन्यास। क्या बुलाएगा? सिरा विन्यास। अगला कह रहा है कि यदि यह डिजाइन मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा है तो यह सिरा विन्यास जालिका रूपी कहलाता है। यह सिरा विन्यास कैसा कहलाएगा? जालिका रूपी। आपने देखा होगा कि घास की पत्तियों में सिराएं एक दूसरे के समांतर हैं। ऐसे सिरा को क्या कहेंगे? समांतर सिरा विन्यास कहेंगे। जो घास में क्या होता है कि घास में आप देखे होंगे, हाँ, जैसे आप धान देखे हैं, धान में जब उसको धान को आप फाड़ेंगे ना तो बीच से पूरा पत्ती फट जाएगा, नहीं बीच में उसको छिटिल नहीं दिखाई देगा, तो उसको कहेंगे जिसमें समांतर सिरा। मान लीजिए कोई पत्ती ऐसे है, अगर यही तो गड़बड़ बन गया हो, देखो कोई पत्ती मान लीजिए कि ऐसे है, एक यहाँ से ले लेते हैं, पत्ती तो ऐसे ठोंगिले रहता मुँह पर आता है, और ऐसे उसका में सिरा दिखे है, सिरा ऐसे है, तो उसको क्या बोलेंगे? समांतर सिरा। क्या है कि सिरा एक दूसरे के समांतर है, उसको बोलेंगे समांतर सिरा। अगला कह रहा है कि विभिन्न पौधे की पत्तियों को बिना तोड़े उसके सिरा विन्यास का अध्ययन कीजिए। उसको तोड़ना नहीं है और सिरा विन्यास का अध्ययन करो कि वो कैसन है से। यहाँ देखिए, एकरा में जो मोटका डंडीरवा जब पार किया है ना उसको क्या बोलेंगे? मध्य सिरा कहेंगे। और छोटका जिसन का पार किया है उसको क्या बोलेंगे? सिर्फ सिरा बोलना है, समझे? सिरा उसको हम बोलेंगे, और सभी को मिला देंगे ना क्या बोला जाएगा? वो बोला जाएगा सिरा विन्यास, समझे? उसको क्या बोलेंगे? सिरा विन्यास। ये कह रहा है कि आइए अब जानते हैं का प्रयास करते हैं कि पत्तियों का कार्य क्या है, और पत्ती के हम काम के बारे में जानेंगे कि पत्ती कौन कौन से काम करती है। और यह घर में कुछ न कुछ तो सर को ये काम रहता है। क्रियाकलाप 4 में आवश्यक साग्रामी, साग का पौधा लीजिए, मतलब कि ऐसा ना कि पूरा पेड़ लेना, साग लेना है जिसको फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा हो, पूरा का पूरा परिणमित हरा हो, मतलब क्या हो, पूरा हरा हो। और पारदर्शी थैला तथा कुछ धागा लीजिए, पारदर्शी थैला ले लेना है, कुछ हमको धागा ले लेना है। कह रहा है यहाँ से देखने का प्रयास हमको करेंगे। देखिए यहाँ से ऊपर ले लेते हैं, बाद में फिर दिखाएंगे। कह रहा है कि इस क्रियाकलाप को दिन के समय में करना चाहिए। इस क्रियाकलाप जैसे क्या करेंगे? दिन में करेंगे। कब? जब धूप खिली हो तब, जब धूप खिला हुआ रहे ना तब इसको हम लोग करेंगे। इस क्रियाकलाप के लिए आपको स्वस्थ भली भांति संचित और धूप में रखे हुए पौधों को लेना चाहिए। यानी कि उसको धूप में रखा हुआ पौधा है ना उसको हम लोग लेंगे। किसी पौधे की पत्ती वाली
शाख को चित्र के अनुसार एक पॉलीथीन की थैली से ढककर धागे से उसको बांध दीजिए। पॉलीथीनवा में अंदर घुसे रखे धागा से ऊपर क्या करना है, बांध देना है। देखो कैसे बांधना है इसे, क्या नहीं, देखो इसे क्या करना है कि छोटा थोड़ा सा लेना है और उसको पॉलीथीनवा के अंदर करके ढक के बांध देना है। और देखो बांधने से क्या होता है। ऐसे कह रहा है कि धैर्य से बांध दीजिए। दूसरे पॉलीथीन की खाली थैली पर भी धागा बांधकर उसको धूप में रख दीजिए। अब कुछ घंटे बाद पॉलीथीन थैली के आंतरिक पृष्ठ को ध्यान से देखिए, यानी कि इसको जब बांध के उसको रख देंगे और जब आंतरिक पृष्ठ को यानी कि अंदर वाला भाग को इसको हम देखेंगे कुछ घंटा के बाद, तो उसको कुछ न कुछ हमको दिखाई देगा। थैली के आंतरिक पृष्ठ को ध्यानपूर्वक देखिए। आप क्या देखेंगे, आपको कुछ न कुछ दिखाई वहाँ पे देगा कि क्या किसी थैली के अंदर जल की बूंदें दिखाई देती है, किसी थैली में जल की बूंदें दिखाई देती है। क्या आप बता सकते हैं कि यह जल की बूंदें कहाँ से आई है? यदि जल की बूंद दिखाई दे रही है तो बताइए कि जल की बूंद कहाँ से आई है। और क्रियाकलाप के बाद पॉलीथीन थैली को हटाना मत भूलें भैया, थैली हटा देना ना तो फिर पतिया ख़राब हो जाएगा। पतिया ये वाला देखो, समझें। पत्तियाँ क्या कार्य करती है ज़रा देखिएगा। ये पत्ती क्या कार्य करता है से बता रहा है। एक बार बताओ, ये पॉलीथीन में तो हमको जल था नहीं, जब पॉलीथीन में जल नहीं था तो आया कहाँ से? भाई मेरे जादू तो हुआ नहीं, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हुआ है ना कि जल आया है। तो कह रहा है कि जल की यह बूंदें पत्ती से जलवाष्प के रूप में निकलती है। पत्ती से क्या होता है कि जल की बूंदें जलवाष्प के रूप में बाहर निकलती रहती है। इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हर एक पेड़ पौधा करता है, बाहर फेंकते रहता है पानी को। इस प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में वायुमंडल में छोड़ती है। यानी कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा पेड़ जो है से पानी को वायुमंडल में बहुत भारी मात्रा में छोड़ता है। पीपल में देखो कितना पत्ता होता है, से पीपल में जितना पत्ता होता है ना उतना सबसे वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्पोत्सर्जन के वाष्प को पानी के रूप में बाहर निकलना उसी को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। चाहे पेड़ द्वारा हो, अरे घरे खाना तो नहीं बना रहा होगा, ओकरो वाष्पोत्सर्जन हो रहा होगा ना, समझे कैसे? अरे जब तसला ढकल रहता है तो उसे निकालते हैं तो भाप भर निकलता है ना जब भात बनाते समय। हाँ भैया आप लोग ना समझिएगा। कह रहा है कि हमने पत्तियों के ऊपर थैली को बांधा। क्या पौधे के वाष्पोत्सर्जन से निकली जल वाष्प को हम अन्यथा देख पाते हैं? अध्याय 3 क्रियाकलापों के विषय के बारे में श्रवण कीजिए। और जल विभिन्न अवस्था में बदल जाता है। क्या आप इनके नाम बता सकते हैं? उस प्रक्रम का नाम बताइए जिसके कारण जल जो है से बूंद के रूप में पूरा पॉलीथीन या थैली पर दिखाई देने लगता है। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा ही दिखाई देता है भैया मोरे। पत्तियों का और भी कोई कार्य होता है, आइए इनका अध्ययन करते हैं। तो पहला काम कहाँ हो गया? तो पत्ती का पहला काम हो गया वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करना। समझे भाई? बाबू लोग तो उन्हीं के समझ में आ रहा है हो। अरे आ रहा है कि झूठो खाली सुन रहा है राम कथा। कह रहा है कि आवश्यक साग्रामी लेना है कि आउ कार्य जाने के लिए। पत्ती लीजिए, स्प्रिट, बीकर, परख नली, बर्नर, जल, प्लेट, आयोडीन का विलयन, इतना चीज लीजिए और देखिए क्या करना है। कह रहा है कि परख नली में एक पत्ती को रखिए और उसमें पर्याप्त मात्रा में स्प्रिट डाल दीजिए। स्प्रिट, जल नहीं, स्प्रिट। जगह दरुइया में स्प्रिट अभी दारू बन रहा है उसे स्प्रिट को डाल देना है। स्प्रिट डालें जिसमें पत्ती पूर्णतः डूब रह जाए। पत्ती क्या होना चाहिए? पूरा डूब जाना चाहिए। अब इस परख नली को जल से आधे भरे बीकर में रखिए। ये अब एक क्या करना है कि परख नली ले लेना है, डूबे रहे। अब इस परख नलिया में जल से जो बीकर भरा हुआ था उसको में डाल दीजिए। बीकर को उस समय तक गर्म करते रहें, यानी कि क्या करना है, बीकर को गर्म करना है जब तक पत्ती से हरा रंग पूर्णतः बाहर निकल जाए। अब ऐसी बात है, अगर गर्म करेगा तो पत्ती से तो हरी का रंग बाहर निकलेगा ही निकलेगा। बाहर निकल जाए। अब पत्ती को परख नली से सावधानीपूर्वक बाहर निकालिए। अब पत्ती का करना बाहर निकालिए। जल के भली भांति धो लीजिए, जल से पत्ती के धो लीजिए। अब क्योंकि हरा रंग उसको में बाहर निकल गया है। जैसे मान लीजिए कि परख नली लिए, परख नली में पत्ती को डाल दीजिए और एक बड़का बीकर में क्या कर दीजिए, इसको रख करके इसको गर्म कीजिए। क्या स्प्रिट रहेगा इसमें क्या रहेगा? स्प्रिट रहेगा, गर्म रहेगा जल।
समझे। इसको में रहेगा जल, बीकरवा में रहेगा जल, एकरा में रहेगा स्प्रिट, एकरा में पत्ती डाल ली है ना। ये पत्ती को जब तक हरा रंग बाहर नहीं निकल जाता तब तक इसको गर्म करना है। निकल जाएगा तो अब आगे देखिए क्या करता है। बाहर निकालिए, इसे प्लेट पर रखिए और आयोडीन का विलयन कुछ बूंद डालिए एकरा पर, आयोडीन वाला कुछ बूंद डालो। आप क्या देखेंगे, आपने प्रेक्षण की तुलना अध्याय 1 में खाद्य पदार्थ विभिन्न पोषकों की उपस्थिति का परीक्षण के समय किए गए परीक्षण से कीजिए। इनका इस परीक्षण है, इनकी जांच पड़ताल किए गए परीक्षण से करना है कि क्या इसका अर्थ है कि पत्ती में मंड है। पत्ती में क्या है, मंड है। हमने अध्याय 1 में देखा था कि कच्चे आलू में भी मंड की उपस्थिति होती है, आलूया में मंड रहता है। अब यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, यदि इसका कलर चेंज होने लगा परीक्षण करला के बाद तो समझना, आयोडीन डालने के बाद तो समझना कि इसको में मंड की मात्रा है। तो कोई भी पत्ती में पेड़ पौधा में मंड है कि नहीं है, इसको जांच करने के लिए क्या हम लोग करते हैं, इसको जांच करने के लिए हम लोग आयोडीन का घोल डालते हैं कि पता लगे कि मंड है कि नहीं है। ऐसे अगला कह रहा है कि अन्य भाग से एकत्रित हो जाता है परंतु पत्तियाँ क्या प्रकाश, देखो यहाँ पे कैसे देखना है। ऐसे हरियर का पत्ती एक परखनली में डाल देना है, पत्ती का रंग कैसन हो गया, बैगनी रंग के, आयोडीन का विलयन डालने पर बैगनी रंग का अलग चेंज हो ना गया हो। कहा है कि परंतु पत्तियां प्रकाश का और देखिए यहाँ पे प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। प्रकाश और हरा रंग की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। इस प्रक्रिया में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है। यानी कि भोजन जब बनाती है पत्तियां भोजन बनाने का भी काम करती है, तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करती है। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जब पत्ती प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 तथा जमीन के अंदर से खनिज लवण को लेकर के जिस प्रक्रम के द्वारा अपना भोजन तैयार करती है उसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होती है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधे के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संग्रहित हो जाता है। विभिन्न भागों में क्या होता है कि जो भोजन बनता है ना, वो पत्ती के अनेक भागों में क्या होता है, संग्रहित हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि फल जो देता है, आम के जैसे पेड़ लीजिए, आम के पेड़ में जो फल होता है ना, पेड़ लोग वहाँ पर भी अपना भोजन रख ले रहता है, लेकिन हम नहीं खा जाते हैं ओकरा। वो खाना था एक नहीं किया, वो खा जाते हैं हमनी। तो भैया को एक भोजन नहीं खाना चाहिए, लेकिन क्या करिएगा, ऐसा प्रकृति का नियम है, हर कोई एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अब तक हमने अपने क्रियाकलापों किए गए और उनमें हमने देखा कि तना पत्ती को जल पहुंचाता है। यानी कि तना जो है से पत्ती क्या करता है, जल पहुंचाता है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में भाभी जी होंगे, वो खाना बना रहे होंगे, ऊपर ताला पर खाना बन रहा है ना, तो आप क्या कर रहे होंगे, नीचे से बल्टिया में पानी भर के ऊपर चढ़ा रहे होंगे, नहीं चढ़ाते हैं। पत्ती जल का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करती है। तो भाई भाभी तो भोजन बनाने के लिए उपयोग करते हैं ना पनिया के, तो आप लोग हेची हो गए, आप लोग तना हो गए, आप लोग क्या होंगे, तना का काम। एक एग्जाम्पल जैसा कि आप लोग तना का काम कर रहे हैं और खाना जो बना रही हैं ऊपर से पत्ती का काम कर रही हैं। समझे भैया। तो इस तरीक़ा से समझना, पत्तियों से जल की कुछ मात्रा ह्रास वाष्पोत्सर्जन के द्वारा हो जाता है। अभी बताएं कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हर एक पेड़ पौधा करता है और बाहरी निकल ही रहता है, तो वायुमंडल में सब जाता है। तने और पत्ती को जल कैसे प्राप्त होता है, यह कार्य जड़ करती है। यानी कि ऊपर एक कैसे आएगा, ये कमवा का घर है जड़ के। जैसे पौधा का कौन सा भाग मिट्टी के अंदर रहता है, आइए जानते हैं। तो आइए निम्नलिखित क्रियाकलाप के बारे में हम लोग इसको जानते हैं कि कौन सा भाग नीचे रहता है पौधा वाला। कह रहा है कि सामग्री कुछ लेना है, 2 गमला, कुछ मिट्टी, खुरपी ले लीजिए, ब्लेड, कैंची अथवा जल। प्रक्रिया 4.5 में दिखाया गया। विद्यार्थी के समूह बना करके जरूरी है कि सब कोई देखे, सब कोई पढ़े, समूह बनाना जरूरी है।
बगीचे से किसी खरपतवार के एक पौधा जैसा उठा कर लाइए, जिसका कोई काम ना हो, कोई इसमें पौधा के लेके आना है। 2 पौधे सावधानी से उखाड़िए। 2 पौधा के सावधानी से उखाड़ रहा है, ध्यान रहे उनकी जड़ को कोई क्षति न होना, पता लगे उखाड़ रहे हैं और जड़ी के ऊपर ही से टूट गई खूट सीन, तो ऐसा नहीं, जड़ी सही तो चाहिए। खरपतवार के एक पौधे को एक गमले में मिट्टी डालकर लगा दीजिए। एगो पौधा का आकर गमला मिट्टी डालकर लगा लेंगे, और दूसरा का पौधा क्या करना है, दूसरा पौधे की जड़ों को काट दीजिए। दूसरा का पौधा के जड़ के काट दें। एगो पौधा का जड़ सहित लगाना है, एगो पौधा के जड़ के काट देना है, ठीक है। अब इस दूसरे गमले में लगा दीजिए, जड़ियाँ काट के दूसरे गमला में लगा दो। इसे नियमित रूप से जल दीजिए, दोनों में जल देना है, जड़ वाला में भी ओकरा वाला में भी, जिस तरीक़ा से वो दिखावल गया। देखो एगो में जड़ है नहीं है, एगो में जड़ है, यहाँ पे एगो में जड़ है, एगो में जड़ नहीं है। इस तरीक़ा से हमको आगे देखो जल देते रहना है। 1 सप्ताह के बाद इसका परीक्षण कीजिए, क्या दोनों पौधे स्वस्थ हैं, क्या दोनों पौधा ठीक ठाक है अवस्था में है। दोनों पौधे को नियमित रूप से जल दिया गया, परंतु एक की जड़ नहीं थी। क्या आप इस क्रियाकलाप से जड़ के महत्वपूर्ण के बारे में कार्य के विषय पता लगा सकते हैं। जड़ का एक अन्य कार्य जानने के लिए ये क्रियाकलाप करते हैं, एक और काम होता है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। आइए सर, हमारे महफिल में तो आप लोगों का स्वागत है। चलिए देखिएगा, रहा है आवश्यक संग्रामी, यानी कि जिसमें जड़ रहेगा ना भैया वो जिंदा रहेगा, जिसको में जड़ नहीं रहेगा वो जिंदा नहीं रहेगा। इसलिए जड़ बहुत ज़रूरी है। जैसे में सामग्री में मक्का लीजिए, चना लीजिए, मक्का और चना के बीज ले लेना है, और रुई, कटोरी तथा जल लीजिए। रुई ले लीजिए, कटोरी तथा जल लीजिए। रुई वाला कटोरी, हाँ ठीक है, टोकरी ना कटोरी कह रहा है। 2 कटोरियों लीजिए, इनमें भीगी हुई रुई रखिए। 2 कटोरी लेना है, रुई भिगा करके ना में डाल दीजिए। 1 कटोरी में चना के 3-4 बीज और दूसरी में मक्का के दाने को रखिए। एक कटोरी में क्या करना कि चना के 3-4 को बीज रख देना है, दूसरा कटोरी में क्या कर दीजिए आप लोग कि उसको में मक्का डाल दीजिए, ठीक है, डाल देते हैं। जल डालकर रुई को हमेशा नमी उसको में बनाते रखिए। बीज अंकुरित होकर नवोदित नहीं बन जाए, मतलब कि जब तक रखिए, माने कि उसको में तब तक नमी बनाते रहिए जब तक कि बीज अंकुरित न हो जाए। यानी कि बीज जब अंकुरित हो जाएगा 1 सप्ताह के बाद उन्हें खींच कर रुई से बाहर निकालिए। खींच कर रुई से बाहर निकालो। क्या नवोदित सरलता से रुई से बाहर से खींचा आता है, यानी कि बड़ी सरलता से उसको खींचेंगे तो खींचाएगा। और क्यों, यदि खींचा रहा है तो क्यों खींचा रहा है, इसके बारे में हम लोग देखिए। कह रहा है कि क्रियाकलाप 6 में हमने देखा कि पौधे के भूमि से खींचकर आसानी से नहीं निकाल पाते हैं। ये रुइया में डाले हो ना भाई, उसमें मिट्टी खोदकर निकालना पड़ता है। जड़ें पौधे को मिट्टी से मजबूती जमाए रखती, ध्यान दीजिएगा। इसका कहने का सेंस है कि जड़ का काम सिर्फ उसका पोषण देना ही नहीं होता है, जड़ का काम ये भी होता है कि पेड़ जब खड़ा रहे अच्छे तरीक़ा से, जब पेड़ खड़ा रहता है तो जड़ को मजबूती देना भी काम रहता है कि पेड़ को अच्छे तरीक़ा से खड़ा रख सके। जिस तरीक़ा से आपके शरीर में जब ताकत नहीं होगा उस तरीक़ा से आप नीचे झुक करके चलिएगा, उसी प्रकार से जब तक जड़ में ताकत नहीं होगा ना तब तक पेड़ पौधा खड़ा नहीं रह सकते हैं। देखो यहाँ यदि रुई हम निकालने का प्रयास करें ना तो इस सब एक मुझे टूट फाट जाएगा, इसको में से निकाले में आसानी से नहीं निकलेगा। अगला कह रहा है रखती है, इन्हें मिट्टी में पौधे का स्थिरांक कहा जाता है। मिट्टी में क्या कहते हैं पौधे को, इसको में स्थिरांक के रूप में हम लोग जानते हैं, स्थिरांक इसको भी हम लोग कहते हैं। अगला कह रहा है कि क्रियाकलाप 8 में देखिए, जड़ पढ़े हो, पहले का काम क्या था कि जड़ को पोषण पानी पहुंचा रहा था ऊपर, यानी कि मतलब कि उसको पोषण दे रहा था। ध्यानपूर्वक परीक्षण कीजिए। अब चने के पौधे की जड़ी को देखिए, चना का पौधा की जड़ी है उसको देखिए, क्या यह चित्र 4.16 के समान दिखाई देता है अथवा चित्र 4.16 की तरह है। मक्का के पौधे की जड़ें कैसी हैं,
देखो दिखाने का प्रयास करें तो देखो, ये तो मक्का के पौधा के जड़ है और ये चना के जड़ है ना। तो ही कह रहा है यहाँ पे मक्का के पौधा की जड़ें कैसी हैं और जड़ों की आकृति के चित्र के साथ मिलान कर खाली स्थान में मक्का अथवा चना लिखिए। कह रहा है कि चना एवं मक्के के जड़ों को समानता है, वे किसी न किसी रूप से दूसरे से अलग जरूर होंगे। ऐसा प्रतीत यदि हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि जड़ें दो प्रकार की होती हैं। क्या जड़ों के कुछ और भी प्रकार होते हैं, इसका पता लगाते हैं। यानी कि जिसका जड़ है देखो ना भाई, दो प्रकार का नहीं है। देखो ये मक्का का जो जड़ है तो देखो तो सोझे नीचे जा रहा है, सोझे, कोई इधर उधर नहीं है। लेकिन थोड़ा सा चना के जड़ में देखिएगा तो इधर उधर कुछ न कुछ निकला हुआ है निकला हुआ ना। यही तो ध्यान देना होता है इसको में। तो जड़ में कुछ न कुछ तो भिन्न जरूर है। कह रहा है इसको, यहाँ पे आइए, ये खुले मैदान में जाइए और जहाँ बहुत से खरपतवार उग रहे हैं, कुछ पतवार पौधे को काट कर खोद करके निकालिए, उसको निकालिए खोद करके नीचे से नीचे, और जड़ों के मिट्टी धोकर उनको अलग करिए और निरीक्षण कीजिए। ध्यान दीजिएगा कि खरपतवार के जो भी जड़ वगैरह होंगे ना, वो कुछ ना कुछ जड़ में डिफरेंस आपको ज़रूर होगा। देखो कुछ ऐसा हो, ये होगा कुछ इस प्रकार से, ये होगा कुछ इस प्रकार से। यानी कि जड़ में कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस आपको मिलेगा ही मिलेगा। यह ध्यान दीजिएगा। इसको कहते हैं मूसला जड़, अब इसको कहते हैं रेशेदार जड़। क्या कहते हैं? मूसला जड़ और रेशेदार जड़। ये वो कहते हैं मूसला जड़, ये कहते हैं रेशेदार जड़। इसको में ढेर सारा रेशा है कि नहीं है, उसको बोलेंगे रेशेदार जड़। मूसला जड़ सिंगल में देखो, समझे सर? ऐसा बात हो रहा है तो इसको आपको अच्छे से समझना तो पड़ेगा भैया। अब ध्यान दीजिए, कह रहा कि जिन पौधे की जड़ें 4.17 की तरह दिखाई गई है ना, 4.17 यानी कि 4.17 में एक की तरह दिखाया गया, उसको कहते हैं मूसला जड़। तथा छोटी जड़ें जो पार्श्व जड़ कहलाती है, और छोटी जड़ें क्या कहती है? पार्श्व जड़। जिन पौधे की जड़ें चित्र बी के समान है, उसमें कोई मुख्य जड़ नहीं होता है, सभी जड़ें समान दिखाई देती हैं। इन्हें झखड़ा जड़ या रेशेदार जड़ कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? झखड़ा जड़ या फिर रेशेदार जड़। बात देखो, ये क्या है? मूसला जड़ भी झखड़ा जड़ या फिर रेशेदार जड़, इसमें मेरे से ज़्यादा निकला हुआ है। तो मूसला जड़, रेशेदार जड़ आपको समझ गए, अच्छे तरीके से समझे होंगे। कह रहा है कि एकत्र किए गए खरपतवार उनके पौधे उनकी जड़ के आधार पर समूह में छांटिए और मूसला जड़ वाले पौधे समूह ए में रखिए और रेशेदार जड़ या झखड़ा जड़ वाले पौधे के बी में रखिए। और पत्तियों को भी देखिए और इसके आधार पर भी इसका सिरा विन्यास किस प्रकार का है। समूह बी में पौधे की पत्तियों को सिरा विन्यास किस प्रकार का है, उसको भी आपको रख लेना। इनकी अलग अलग बाइफरकेट करने के लिए कह रहा है। वो जब रखने लगेगा तो आप लोग समझ लीजिएगा, इसको में ध्यान दीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि क्या आपने ध्यान दिया कि पौधे के पत्ती के सिरा विन्यास एवं जड़ के प्रकार एवं रोचक संबंध हैं? क्या उन सभी पौधों जिनसे आप अध्ययन कर चुके हैं कि पत्ती का सिरा विन्यास एक जड़ के प्रकार को 4.2 के रूप में भर सकते हैं? इसको भरना है, भरिए। कुछ पौधा का नाम लिख लेना यहाँ पे, सिरा विन्यास उसका किस प्रकार है। तो सिरा विन्यास हमको पता करेंगे पत्ती से कि पत्ती किस प्रकार से है, और जड़ के प्रकार मूसला जड़ है कि झखड़ा जड़ है, और कौन सा सिरा विन्यास है, समांतर वाला है कि जालीदार नुमा है। अगला कह रहा है यहीं पे, कह रहा कि हमने देखा कि जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण तो करती है तथा तना जल एवं खनिज लवण को पत्ती एवं पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाती है। ये भी बात सही है, उस जड़ का काम है। पत्ती भोजन को संश्लेषित करती है यानी कि बनाती है। यह भोजन के तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित जाकर के हो जाती है। इस प्रकार की कुछ जड़ों जैसे गाजर हो गया, मूली हो गया, शकरकंद हो गया, शलजम हो गया ना, और टेपियोका हो गया आदि
को हम खाते हैं, हम पौधे के अन्य भाग को भी खा सकते हैं, भोजन भंडारित रहता है। मूसली उछली के भी खाता है ना हो, नहीं खाते हो। कह रहा है कि बूझो ही जानना चाहता है, बूझो कुछ जानना चाहता है। वो क्या जानना चाहता है? बूझो के मस्तिष्क में एक अजब विचार आया। कहता है कि यदि वह जानना चाहता है कि पौधे की जड़ किस प्रकार की होगी, तो उसे उस पौधों को उखाड़ने की आवश्यकता नहीं है। बात सही है, यह जानना चाहता है कि भैया हम ऐसे ही कहा ना पता कर लें पौधे के देख करके कि झगड़ा जड़ है कि मूसला जड़ है, कि अंदर जड़ झगड़ा है कि मूसला है, इसका हम पता नहीं कर सकते हैं। विचार इसका अच्छा है, पता हो सकता है। वह पौधों की पत्तियों को देख कर किसी उत्तर दे सकता ना भाई, ये भी तो हो सकता है कि इसका पत्ती को उत्तर देख करके उत्तर दे, देखें वो कहें कि इसका झगड़ा जड़ होगा, इसका मूसला जड़ होगा, ये वाला के मूसला जड़ है कि झगड़ा जड़। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि तना दो तरफा मार्ग है, यानी कि तना जो है इसके पानी ऊपर भी ले जाता है और खाना के हर एक भाग में भी ले जाता है, यानी कि तना दो तरफा मार्ग जरूर होता है। कार्यचित्र यानी कि 4.18 में से दिखाया गया है। 4.18 कहाँ पड़ी है भैया? 4.18 18 देखो यही है हो। ताना क्या है? दो तरफा मार्ग यहाँ है, ये है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए जो ब्लू कलर के आपको दिखाई दे रहा होगा से ऊपर ही पानी के ले जा रहा है, समझें। और जो ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है वो भोजन के नीचे पहुंचा रहा है। इस तरह का बात होता है। अगला कह रहा है कि लिखिए कि तने से कौन से पदार्थ ऊपर की ओर जाते हैं और कौन से पदार्थ नीचे की ओर आते हैं। अगले परिक्षेप में पुष्प की संरचना का अध्ययन करेंगे। अब फूल के का है, फूलवा का भी देख लेते हैं भैया। बड़ी तो नहीं फूल के, जैसे गुलाब के फूल, गेंदा का फूल लेके मई से सब खराब कर देते हो। देखो कह रहा है कि गुलाब के पौधे, भाई रहा ना भाई, कह रहा है गुलाब के पौधे के तने को आरेख 4.42 के ABC में दर्शाए गए हैं। कौन सी स्थिति में आप पौधे को भली भांति पहचान कर सकते हैं, क्यों और क्यों कर सकते हैं, से इसका जवाब इसको में दे रहा है। देखिए यहाँ कह रहा है कि पुष्प को रंगने के लिए आपने किस रंग का प्रयोग किया था, तभी पुष्प रंग बिरंगे हैं। ही कह रहा है कि भैया पुष्प रंग बिरंगा दिख रहा है तो क्या आप फूल के रंगे गेल थे? तो नहीं रंगे गेल थे तो कैसे रंग बिरंगा दिखाई दे रहा है? आप तो रंगे नहीं है उसको। अरे भाई आप जो बुसटिया पहने हैं वो तो कलर रंगल है तो दिखाई दे रहा है कि रंगल है, लेकिन जो नहीं रंगल है तो कैसे रंगल दिखाई दे रहा है? ये पूछना चाह रहा है। कह रहा है कि क्यों ऐसा होता है। क्या आपने घास, गेहूँ, मक्का, आम अथवा अमरूद के पुष्प भी देखे होंगे? क्या वे चटकीले हैं? आइए कुछ पुष्प का अध्ययन करते हैं। कुछ पुष्प का अध्ययन हम लोग करते हैं। देखिए पुष्प के बारे में, देखिए कह रहा है एक सामग्री लीजिए। एक पुष्प कलिका लेना है। निम्नलिखित में से किसी भी पौधे का पुष्प, जैसे धतूरा हो गया, गुड़हल हो गया, गुलाब हो गया, सरसों, बैगन, भिंडी और गुलमोहर, इतना कोई भी ले लीजिए। अब एक ब्लेड स्लाइड लीजिए। स्लाइड का मतलब जो शीशा का होता है ना, उसको स्लाइड लेना है। कुछ इस प्रकार से होता है स्लाइड, चरखूट होता है भाई। कागज, अर्धवर्तक लेंस और जल लीजिए। ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए जिस तरीक़ा से बताया जा रहा है। देखिए कह रहा है खिले हुए पुष्प का कुछ प्रमुख भाग कौन सा है? यह उसकी पंखुड़ियाँ हैं। खिले हुए पुष्प भाग का कौन सा है? तो इसके पंखुड़ी है। पंखुड़ी कौन रहता है? जब पत्ती नहीं रहता है, जिकरा से दिखाई देता है कि बढ़िया लग रहा है देखे में, जरा गुलाब के पत्ती के थोड़ी तोड़ के फेंक देता है, वो पंखुड़ी कहते हैं ओकरा। विभिन्न पंखुड़ियों की अलग अलग रंग होती है। सही बात, अलग अलग रंग होता है। जो फूल रात में खिलते हैं ना, वो मतलब कि जो फूल रात में खिलते हैं उनको सुगंधित अलग तरीक़ा की एरोमेटिक गंध निकालते हैं। गंध नहीं कि आकर्षित गंध निकालते हैं। और जो दिन में फूल खिलते हैं वो कलर वाले रहते हैं। ये बात का भी ध्यान देना है। आपके विचार में कलियां में यह पंखुड़ियाँ कहाँ बंद थी?
कली में पंखुड़ी कहाँ बनती है इसको भी देखना है। कली का मुख्य भाग कौन सा है? क्या आपने ध्यान दिया कि यह भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई दे रहा है? हाँ भैया, लग तो रहा है कि छोटा पत्ती है, देखो तो नहीं लग रहा है कि छोटा पत्ती है, ये है। अब ये पंखुड़ी, और जो दिखाई दे रहा है ना, 1 मिनट गुरु, देखो यहाँ पे पंखुड़ी जो है ना से ये वाला है, समझें। और जो छोटका पत्ती की तरह आपको दिखाई दे रहा है, देखो ये जो नीचल का जो पत्ती की तरह दिखाई दे रहा है, पत्तियाँ लिगन ये वाला, अब ये वाला पत्ती लिगन जो दिखाई दे रहा है हरे कलर के हैं, उसको बोलते हैं बाह्यदल। क्या बोलते हैं? बाह्यदल। पुष्प के क्या कह रहा है कि पुष्प के बाह्यदल और पंखुड़ी की भली भांति अवलोकन कीजिए, अवलोकन कीजिए कह रहा है। चलिए अवलोकन करते हैं। इसमें कितने बाह्यदल हैं? देखो कहने गया, इसको मैं गिनती करो कई बाह्यदल है से। इसमें कितने बाह्यदल हैं? क्या ये आपस में जुड़े हुए हैं अथवा स्वतंत्र हैं? तीसरा का बाह्यदल एवं पंखुड़ी किन रंग, कौन सा रंग उसका कलर है? आपने फूल के पंखुड़ियों की संख्या कितनी है? क्या एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं अथवा स्वतंत्र अलग अलग हैं? क्या जुड़े हुए बाह्यदल वाले पुष्प की पंखुड़ियाँ अलग अलग हैं संयुक्त रूप से? उसको यहाँ पे आन के सिर्फ आराम से क्या करना, लिखना है। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे पौधे के नाम, आप लोग रंग, अनेक रंग। अब यहाँ पे देख रहा है कि पंखुड़ियों की संख्या तो 5 गो। बाह्यदल स्वतंत्र अवस्था में है कि नहीं है, हाँ या ना लिखना है। पृथक है, स्वतंत्र है, उपस्थित है। इस तरीक़े से आपको दूसरा का क्या अपने से लिखिएगा ग्राम में। कई वो बचल है हो, चलो ज़्यादा नहीं है, हो गया है। एक खाली भी पढ़ लेते हैं इसको, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया। अगला कह रहा है कि विद्यालय अथवा किसी भी अन्य बगीचे में जाइए और विभिन्न पुष्प का अध्ययन कीजिए तथा इसके प्रेक्षण में इस सारणी में लिखिए। जाइए बगीचा में और वहाँ पे अध्ययन कीजिए कि काका कैसे कैसे है। कह रहा है कि आप पुष्प के आंतरिक भाग को स्पष्ट रूप से कब देख सकते हैं? जब पंखुड़ी जुड़ी हो अथवा जब वे स्वतंत्र हों। तो भैया जब आपको क्या देखना हो, आंतरिक भाग देखना हो, तो जब फूल खिल जाता है ना तब आप आंतरिक भाग देख सकते हैं। उदाहरण के लिए धतूरा के हम ले रहे हैं, यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ये क्या है? घंटाकार, जगह धतूरा बोलते हो, जगह या तालाब उला में देख रहा कि मिल जाएगा बहुत आसानी से। कह रहा है कि घंटाकार की पंखुड़ियाँ घंटाकार पुष्प की पंखुड़ियाँ को लंबाई में काटकर आप पुष्प के आंतरिक भाग को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि अंतर्गत कुछ ही है। कह रहा है कि पुष्प के आंतरिक भाग को स्पष्ट रूप से देखने के लिए बाह्यदल एवं पंखुड़ी को हटा दीजिए। जो बहरी वाला दल जो हरेगा तो उसको हटाइए, और पंखुड़ी जो था ना उसको भी हटाइए, जो कलर टाइप के था पंखुड़िया उसको हटा दीजिए। और 4.22 को ध्यान से देखिए। पुष्प में पुंग केसर और स्त्री केसर को पहचानिए, यानी कि पुष्प में भी 2 लिंग होता है, जैसे हमनी में होता है ना महिला और पुरुष, उसी तरीक़ा से क्या होता है पुष्प में भी होता है स्त्री और पुरुष वाला। ये इतना 4.22 ना है हो, 4.22 देखो यही है। ये है पुंग केसर, ये है स्त्री केसर। स्त्री केसर देखो तो मुझे हरा कलर का वो दिखाई दे रहा है, देखिए इसको आप जूम कीजिए, देखिए यहाँ कह रहा है कि पुंग केसर है, जो से पिलक्का जो है ना, से क्या है पुंग केसर है। अब स्त्री केसर जो है इसके बीचवा मध्य में, देखो बीचवा मध्य में ही है ना हरा कलर के, वो क्या है स्त्री केसर है। और जे पुंग केसर के ऊपरला जो भाग है उसको बोलते हैं परागकोश। पुंग केसर के ऊपरला भाग जो है ना उसको बोलते हैं क्या? परागकोश। पुंग केसर के ऊपरला भाग को क्या बोलेंगे हम लोग? परागकोश। कह रहा है कि दिखाए गए हैं, क्या आप पुंग केसर के दोनों भागों को पहचान सकते हैं? तो काहे नहीं पहचान सकते हैं? पुंग केसर के कौन कौन है से ये है, दोनों को पुंग केसर पहचान सकते हैं। अब कह रहा है कि आप पुष्प के पुंग केसर की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि गिनिए कई गो था से इस क्रम में। देखो कई गो था, कई गो है हो, देखो एगो ई, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, इस तरीक़े से 5 गो एकरा में क्या है पुंग केसर है।
अब कह रहा है कि उसको नामित कीजिए। अब पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर कहते हैं, बात तो सही है, स्त्री केसर कहते हैं। यदि आप इसकी पूरी तरह से नहीं देख पा रहे हैं तो आइए इसको हटा करके देखिए, देखिए कैसे दिखाई देता है, देखो कैसे लगता है। देखो ये है क्या, पुंकेसर, क्या है, पुंकेसर, जो पिलक्का ऐसे पुंकेसर। ऊपर वाला भाग क्या, परागकोश, अभी जो है डंडलिया से उसको बोलते हैं तंतु, समझें इसको। देखो यह है स्त्री केसर के भाग, स्त्री केसर के भाग जस्ट ऊपर वाला भाग को कहते हैं अंडाशय, सबसे ऊपर वाला भाग को वर्तिकाग्र, और जो डंठली टाइप में निकले उसको वर्तिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्तिका, क्या बोलते हैं, वर्तिका, क्या बोलते हैं, वर्तिका। नीचे वाला भाग को अंडाशय, नीचे वाला भाग को अंडाशय, बीच वाला भाग जो लंबा वाला भाग है उसको वर्तिका, और ऊपर वाला भाग को वर्तिकाग्र, ऊपर वाला भाग को वर्तिकाग्र, बीच जो लंबा है उसको क्या बोलेंगे, वर्तिका, और नीचे वाला को अंडाशय। इसको में यानी कि स्त्री केसर में कई भाग, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। अंडाशय हमारे साथ बोलो, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। और पुंकेसर में देखना, पुंकेसर में परागकोश तंतु, परागकोश तंतु, परागकोश तंतु, परागकोश तंतु। और स्त्री केसर में अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। देखो हम लोग वर्तिका जो है ना यहाँ से यहीं तक के कहेंगे वर्तिका। अब ये जो ऊपर वाला भाग है इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, क्या बोलेंगे, वर्तिकाग्र। अब इसको क्या बोलेंगे, जो बीचवा में इसको है इसको बोलेंगे अंडाशय, क्या बोलेंगे, अंडाशय, समझ गए। अब कह रहा है इधर को देखिए, कह रहा है कि आपने अब क्रियाकलाप 11 में आइए अब पुष्प के अंडाशय की संरचना को बारे में अध्ययन करते हैं कि इसको में अंदर रहता क्या है। कह रहा कि यह स्त्री केसर का सबसे निचला वाला फूला हुआ भाग जो होता है ना उसको बोलते हैं अंडाशय। इसके अध्ययन के लिए इसे काटना पड़ेगा, काटना तो पड़ेगा यह जानने के लिए कि अंडाशय किस प्रकार का काटा जाए। चित्र में देखिए कौन तरीका से काट लगे, देखिए इस तरीक़ा से इसको काट दिया है, समझ गए। और इसको काटला के बाद में देखो कुछ यहाँ पे अंदर देखो तो ये जो फूला हुआ भाग था उसको में अंदर में कुछ दिखाई दे रहा है, इसको बोलेंगे बीजांड, क्या बोलेंगे, बीजांड। तो आपको से क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ भाई हमको कि जो बीजांड रहता है वो कहाँ रहता है, अंडाशय में। बीजांड कहाँ रहता है, अंडाशय में। पूछ रहा है कि वर्तिकाग्र कहाँ होता है, तो जो स्त्री केसर होता है सबसे फुनगी वाला भाग को बोलते हैं वर्तिकाग्र। तो इस तरीक़ा से क्वेश्चन आता है, पूछेगा तो आप लोग को बताना पड़ेगा भैया। कह रहा है कि अंडाशय की काटने को अंडाशय की काट को सूखने से बचाने के लिए प्रत्येक काट पर जरा का बूंद रख दीजिए ताकि सूखेगा नहीं। और आवर्धक लेंस की सहायता से, जो आवर्धक लेंस यानी कि जूम करके जो दिखाई देता है ना, उसके आंतरिक अंदर की संरचना को देखिए कि अंडाशय किस तरीक़े से दिखाई देता है, सॉरी अंडाशय में बीजांड जो है किस तरीक़े से दिखाई देता है, बीज वगैरह में है कि नहीं ऐसे। कह रहा है कि क्या आपको अंडाशय के अंदर छोटे छोटे गोलाकार संरचना दिखाई दिया, उसको बोलते हैं बीजांड, क्या बोलते हैं, बीजांड। देखो छोटा छोटा और दिखाई दे रहा है इसको में उसको बोलते हैं क्या, हम लोग बोलेंगे बीजांड, क्या बोलेंगे, बीजांड। अगला कह रहा है कि अंडाशय के अतिरिक्त भागों के अपने नोटबुक में बनाइए, यानी किसी अपने नोटबुक में बनाना है। और कह रहा है कि कुछ और पुष्प का अध्ययन करने के लिए अध्यापक के साथ विद्यालय अथवा किसी पार्क में बगीचे में जाइए और अधिक से अधिक पुष्प का अध्ययन कीजिए। पुष्प के नाम जानने के लिए आप माली की सहायता ले सकते हैं जो वहाँ पे रहते हैं, माली लोग जब जाओगे तो। और ध्यान रहे कि आवश्यकता से अधिक फूल न तोड़ें, कहा कि भैया पूजा वूजा में भी फूलवा यूज होता है, समझें। वो अभी चढ़ गया है नवरात्र। नोटबुक में जो भी सामग्री आपने लिखा है उसको 4.3 के आधार पर उसे प्रश्न को उत्तर दीजिए। क्या सभी फूल में बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर पाए जाते हैं, यदि हाँ तो उसको भी लिखना है। क्या पुष्प ऐसे भी हैं जिनमें उपयुक्त पुष्पांगों में कोई भाग नहीं पाया जाता है, यदि नहीं पाया जाता तो उसको भी लिखना है। कि क्या किसी फूल में इसके अलावा इसके अलग भाग भी मिलते हैं, इसके अलग भाग भी मिल रहे हैं। क्या आपने ऐसे पुष्प कोई और देखा है कि जिसका बाह्य दल और पंखुड़ी समान दिखाई देते हो। क्या कोई पुष्प ऐसा भी है जिससे बाह्य दल की संख्या पंखुड़ियों की संख्या असमान होती है, यानी कि अलग अलग होती है।
यदि वैसा है तो भैया आप लोग ध्यान रखिए यहाँ पे। क्या आप अब बता सकते हैं, सहमत हैं कि पुष्पों की संरचना सदैव एक जैसी होती है कि नहीं होती है? इसको भी आप लोगों को बताना है। आपने पत्ती, तना, पेड़ और लक्षण के कुछ के बारे में कार्य भी पढ़ा है, और पुष्प की संरचना के बारे में पढ़ा है, और जड़ के भी बारे में पढ़ा है, सब पढ़ लिए हैं, लगभग सब पढ़ लिए हैं। अब कह रहा है कि विषय में अगली कक्षा में पढ़ेंगे, फल के बारे में अगला कक्षा में। देखिए हमने क्या पढ़ा, आरोही पढ़ा, संवहन पढ़ा, संवहन यानी कि जब पानी ऊपर चढ़ता है तो संवहन विधि द्वारा, विसर्पी लता जो फैल जाता है लता, रेशेदार लता जो मनी प्लांट था ऊपर चढ़ रहा था, रेशेदार लता। शाक पढ़ें जिसका डंठल पूरा का पूरा हरा होता है, फ्लेक्सिबल होता है यानी कि मुड़ जाता है। पार्श्व जड़, मध्य शिरा, शिरा विन्यास, बीजांड, पर्णवृत्त, प्रकाश संश्लेषण, स्थिर केसर, ये भी पढ़ा। जल रूपी शिरा विन्यास, जल रूपी शिरा विन्यास, बाह्य दल, झाड़ी पढ़े, पुंग केसर पढ़े, मूसला जड़, वाष्पोत्सर्जन पढ़े न हो। वृक्ष के बारे में पढ़ें, शिरा के बारे में, पंखुड़ी के बारे में, समांतर शिरा के बारे में, बीजांड के बारे में, सबके सब परिभाषा घर से लिख कर लाना। अगला कह रहा है यहाँ पे, आइए क्वेश्चन आंसर दिखा सकते हैं जल्दी जल्दी, टाइम हो रहा है ज़्यादा। कह रहा है कि तना मिट्टी से जल खनिज को अवशोषित करता। भैया तना कहाँ से करेगा, ये गलत बात, तना नहीं करेगा, वो जड़ के काम है। कह रहा है कि पत्तियाँ पौधे को सीधा खड़ा रखती है। भैया जड़ के काम है, ये क्या कर रहा है, जड़ के काम। जड़ें जल को पत्तियों तक पहुंचाती हैं, तो भैया जड़ जो है सो कि पत्ती को नहीं, तना पहुंचाने का काम करता है। अगला कह रहा है कि पुष्प में पुंकेसरों एवं पंखुड़ियों की संख्या सदा समान होती है। नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है कि पंखुड़ी पुंकेसर समान रहेंगे, ये कुछ ठीक बात नहीं लग रहा है। यदि किसी पुष्प के बाह्य दल पर परस्पर जुड़े हो तो उसकी पंखुड़ियाँ भी आपस में होंगी। बाह्य दल जुड़ा है तो पंखुड़ियाँ होंगी। क्या कह रहा है कि यदि किसी पुष्प के बाह्य दल परस्पर जुड़े हो तो उसकी पंखुड़ियाँ भी आपस में जुड़ी होंगी। ये बात सही है, जुड़ी हो सकती है, और कुछ केस में झड़ भी जाता है, लेकिन इसको सही मान लेंगे, जुड़ा हो सकता है। अगला कह रहा है कि यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियाँ परस्पर जुड़ी होती है तो स्त्री केसर पंखुड़ियों से जुड़ा होगा। हाँ, पंखुड़ी से स्त्री केसर जुड़ा होगा, तो पंखुड़ी से स्त्री केसर जुड़ा होगा, अंदर तो सब एक जगह से निकल जुड़ा होगा, सही बात। अब इस सब भैया देखो ये क्या है, क्वेश्चन आंसर है, ये आपको वैसे घर से करके लाना होगा, और नहीं यदि आप लाते हैं तो बताइएगा कमेंट में कर करके, क्योंकि सिर्फ लिखना इसको है, और बताइएगा कमेंट में करके, हम इसको क्वेश्चन आंसर करवा देंगे, या सब हम बता भी देंगे आपको, कमेंट में लिखिएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद। जैसा होगा वैसा आप लोग बोलिएगा, हम बना के सब दे देंगे आपको। जय हिंद, जय भारत।